हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और मेरी पढ़ाई हुई लेसन कैसी लग रही है अभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चलिए आप लोग की खैरियत अच्छी हो इसकी हम दुआ करते हैं। आज मेरा सीडीपी का 24वां लेसन है जिसमें हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों अभिवृद्धि और विकास के दो लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ, जो लेसन 22 में और लेसन 23 में मैंने दिया है, यानी सीडीपी 22 और सीडीपी 23 में विकास और अभिवृद्धि की चर्चा की है। आज मेरा लेसन 24वां है, सीडीपी का 24वां लेसन है, जिसमें हम विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे थे इससे पहले मेरी 2 वीडियो को ज़रूर देख ले, तब जाके आपको समझ में आएगी ये वीडियो, क्योंकि मेरा लेक्चर सीडीपी चैप्टर 22 से स्टार्ट हो रहा है और आज मेरा चौथा चैप्टर 24वां है, इसलिए 2 वीडियो पहले 22 और 23 देख ले। आज मेरा 24वां, तब जाकर देखें, तब आपको समझ में आएगी विकास की अवस्था के बारे में ठीक से। तो चलिए आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, विकास की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। तो पहली अवस्था आती है विकास में गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब हम लोग जानते हैं कि गर्भावस्था 0 से लेकर जन्म तक चलती है, मतलब कि भ्रूण का निषेचित होकर अंडा का निषेचित होकर जब वो अपना बालक अपना अस्तित्व उसमें आ जाता है गर्भ में, तो वहीं से मेरा गर्भावस्था चालू होती है। और ये अवधि कुल 9 माह 10 दिन यानी 280 दिन जोड़ा जाए तो 280 दिन तक चलता है। गर्भावस्था का जो पीरियड है, टाइम टेबल है, वो 280 दिन है। इसमें भ्रूण के निषेचित होने से लेकर जन्म होने तक की प्रक्रिया है, मतलब जब व्यक्ति का जन्म हो गया, बालक का जन्म हो गया और जब वो गर्भ में आया तब तक का वो अवस्था है गर्भावस्था। इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हम लोग को जानना है कि गर्भावस्था था क्या। अब हम लोग को शिशुआवस्था देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके आगे हम लोग बाल्यावस्था में पढ़ेंगे और किशोरावस्था। तो 3 अवस्था अभी हम लोग को बाकी है। चलिए पहले दूसरा हम लोग किशोरावस्था देखते हैं। किशोरावस्था में देखिए, यह अवस्था सामान्यतः जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, लेकिन कहीं कहीं देखिए दोस्तों यहाँ टाइम पीरियड 0 से 5 साल भी रहता है, तो 0 से 5 साल को भी हम लोग सही मानेंगे। तो हम लोग अपना आधार 0 से 2 वर्ष तक शिशुआवस्था को लेकर चलते हैं। तो शिशुआवस्था से संबंधित मनोवैज्ञानिक के कुछ कथन है, उसको भी हम लोग याद रखेंगे कि क्या क्या शिशुआवस्था से संबंधित मनोवैज्ञान ने कथन दिए हैं। तो हमारे सबसे पहले वैलेंटाइन जो थे, उन्होंने कहा है कि सीखने का आदर्श काल शिशुआवस्था है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो सीखने का आदर्श काल है, अच्छी अवस्था, वो शिशुआवस्था में सीख सकता है कोई बालक। दूसरा है जेबी वाटसन का, जिसने कहा है शिशुआवस्था में शिशुआवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से तीव्र होती है। ये जेबी वाटसन का कथन है। आगे देखिए, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित होता है कि बालक में वह जीवन में वह क्या स्थान प्राप्त करेगा। यह एडलर साहब का कथन है। आगे देखिए, गुड एनफ का कथन है, व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब 3 वर्ष में जो उसका विकास होना है वो आधा, मतलब व्यक्ति का विकास हो गया। ये गुड एनफ का कथन है। आगे एक और मनोवैज्ञानिक का कथन है कि जीवन की प्रथम 2 वर्षों में बालक अपनी भावी जीवन का शिलान्यास रखता है। तो हम लोग पाँचों को याद रखेंगे, पाँचों कथन मनोवैज्ञानिकों के याद रखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब इसकी शिशुआवस्था की कुछ विशेषता पढ़ते हैं। विशेषता में क्या क्या है, 10 विशेषता मैंने गिनाए हैं। पहली विशेषता है कि शारीरिक विकास में तीव्रता, उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र होता है। मानसिक विकास में भी तीव्रता, मानसिक विकास भी उसका बहुत तीव्र गति से होता है। निर्भरता, शिशुआवस्था जो है निर्भरता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अपना विकास वो खुद से नहीं मतलब अपना डिपेंडेंट वो नहीं हो पाता है। चौथी है अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, उसका अधिगम प्रक्रिया जो होता है, सीखने की प्रक्रिया, वो तीव्र होती है। काम प्रवृत्ति अधिक, हम लोग पढ़े हैं पहले फ्राइड के लेसन में, सिगमंड फ्राइड का जो कथन था वो काम प्रवृत्ति जो शिशुआवस्था में होती है उसको तीव्र बताया है। तो शिशुआवस्था में काम प्रवृत्ति, सेक्स की भावना बहुत ही तीव्र अत्यधिक होती है।
हम लोग इसको विशेषता में याद रखेंगे। छठा है आत्म प्रेम की भावना। बच्चा अपने आप में प्रेम करता है, वो दूसरों को उतना नहीं चाहता, वो खुद में खोया रहता है। कोई भी चीज़ मिल गया, कोई भी खिलौना मिल गया, वो अपने से खेलता रहता है। सातवां है नैतिकता का अभाव। उसमें नैतिक गुण कहाँ से आएगा? नैतिक गुण का विकास तो बाल्यावस्था के बाद प्रारंभ होती है, तो स्वाभाविक सी है नैतिक होना उसमें नहीं होता है। तो ये भी एक विशेषता देख लीजिए। आठवां है दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है शैशवावस्था में। कोई भी चीज़ वो जब एक बार सीख लेता है तो बार बार उस चीज़ को कहते रहता है। दोहराने की प्रवृत्ति उसमें तीव्र होती है। नौवां है जिज्ञासा प्रवृत्ति और 10वां है अनुकरण। अनुकरण की भावना आप लोग समझ सकते हैं। बच्चा अनुकरण बहुत करता है। बड़ों को जैसा वह देखेगा आचरण करते हुए, बिहेव करते हुए, शैशवावस्था में बालक भी वही व्यवहार करता है। उसके बाद अब शिक्षा का स्वरूप देख लेते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा उसको कैसी मिलनी चाहिए। तो पहला है कि जिज्ञासा की संतुष्टि। उसमें जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है तो उसको पहले संतुष्ट कीजिए जिज्ञासा की। उसके बाद खेल विधि से शिक्षा, उसको खेल के माध्यम से शिक्षा दीजिए, क्योंकि वो खेलने में बहुत ही दिलचस्पी रखता है। चित्रों द्वारा शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिएगा आप लोग बालक का जो छोटे बच्चों का जो किताब आप लोग कभी उल्टा के देखिएगा, उसमें चित्र की अधिकता रहती है। क्यों रहती है? कि जो बालक होता है वह चित्रों से अच्छी समझ सकता है, उसका कंसेप्ट अच्छे से विकास होता है। इसीलिए हम लोग को जो बच्चे को शिक्षा देना चाहिए वो चित्रों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। आगे है कविता कहानी से शिक्षा। कविता से शिक्षा देनी चाहिए, कहानी से शिक्षा देनी चाहिए। कहानी सुना के उस पर शिक्षा, इसमें क्या शिक्षा मिलती है उसको बताना चाहिए। उसके बाद अच्छी आदतों की शिक्षा, हम लोग का गुड हैबिट जो है उसकी शिक्षा देनी चाहिए छोटे शैशवावस्था में। आत्म प्रदर्शन की शिक्षा। आत्म प्रदर्शन का मतलब हुआ कि हम अपने आप क्या प्रदर्शन, क्या दिखा सकते हैं, क्या खोज कर सकते हैं, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा। हम लोग ऑटोनॉमी कैसे हो सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। आठवां है उचित व्यवहार व वातावरण में शिक्षा। जो छोटे बच्चे होते हैं शैशवावस्था में, उसको उचित व्यवहार करना चाहिए और उचित वातावरण में उसको शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी परिवार में है वो बच्चा और उसका माता पिता झगड़ रहा है, लड़ रहा है, तो उसका उतना विकास या शिक्षा ग्रहण करने में वो असमर्थ रहता है। 9वां है वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान। वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चा, मान लेते हैं किसी बच्चा को हम टाइगर के बारे में समझाएंगे, वो टाइगर के बारे में क्या समझेगा जब तक उसको टाइगर हम नहीं दिखाए कि टाइगर होता है, क्या करता है, कैसे दिखता है। तो वास्तविक वस्तु उसको यदि हम टाइगर दिखा कर समझाएंगे कि ये मेरा टाइगर है, ये बाघ है, ये 4 पैर का होता है, जंगल का राजा होता है, तब वो अच्छी तरह से उसके अंदर कॉन्सेप्ट विकसित होगा, अच्छी तरह से संप्रत्यय विकसित होगा। तो हम लोग शिक्षा का स्वरूप देख चुके हैं और मेरा उम्मीद है कि यह शैशवावस्था का जो पॉइंट था वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था आप लोग देखिए, बाल्यावस्था का वर्णन है कि 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं 3 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था जिसकी आयु सीमा 3 से 6 वर्ष तक, तथा उत्तर या पश्चिम बाल्यावस्था जिसकी आयु सीमा 6 से 12 वर्ष तक की होती है। अब बाल्यावस्था का देखिए दूसरा अन्य नाम भी क्या क्या है, अन्य नाम या उपनाम हम लोग कर सकते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। निर्माणकारी काल, अनोखा काल, भाषा विकास का काल, खिलौनों की आयु, प्रश्न करने की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता का काल, मूर्त चिंतन अवस्था, सुसुप्त काम प्रवृत्ति, टोली समूह बनाने वाली काल, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रतिद्वंदता, समाजीकरण का काल, उत्पाती अवस्था। ये इनके उपनाम है, कोई महत्वपूर्ण उतना नहीं है, आप लोग याद रखिए। फिर भी कभी कभी आता है कि खिलौनों की आयु कौन सी होती है, तो हम लोग लिखेंगे बाल्यावस्था। भाषा विकास किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में। तो इतना हम लोग 12 ठो उपनाम गिनाए हैं, आप लोग याद रखिए। अब इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं। विशेषता में है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। हम लोग जानते हैं कि बाल्यावस्था में जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक, वो उसमें थोड़ी स्थिरता आ जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता।
जिज्ञासा जो प्रवृत्ति उसमें प्रबल हो जाना इसकी विशेषता है। बहिर्मुखी विकास, इसका जो विकास होता है वो बहिर्मुखी होता है, वो हम लोग को दिखाई देता है, बाहर विकास होता है। चौथा स्फूर्ति चुस्ती अवस्था, बाल्यावस्था को स्फूर्ति मतलब बहुत तेज रहना, चुस्त दुरुस्त रहना उसकी अवस्था मतलब की विशेषता है। उसके बाद अनोखा काल, इसे अनोखा काल कहा गया है। अनोखा काल किसने कहा है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए भ्रमण की प्रवृत्ति, जो बालक में एक प्रवृत्ति है भ्रमण की मतलब घूमने की प्रवृत्ति, वो तेज होती है। संचय की प्रवृत्ति मतलब कि कोई भी वस्तु को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, संचय की प्रवृत्ति। नैतिकता की शुरुआत, देखिए बाल्यावस्था में हम लोग की नैतिकता की शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे। उसके आगे देखिए रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। रचनात्मक का मतलब कोई भी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, निर्माण करना, तो वो ऐसा परिस्थिति भी मतलब कि विकसित हो जाती है हमारी बाल्यावस्था में। भाई बहन में झगड़ा बाल्यावस्था में होती है। प्रशंसा की इच्छा बाल्यावस्था में होता है। हीन भावना का शिकार भी बाल्यावस्था। नकारात्मक प्रवृत्ति, समलिंगी समूहन बनाना, संवेगों पर नियंत्रण, खेल में रुचि, मूर्त चिंतन की योग्यता, भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास, इतने उनकी विशेषता होती है बाल्यावस्था की। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार रख लीजिए भविष्य में पढ़ने के लिए, या तो मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब संबंधित कथन, कुछ मनोवैज्ञानिक के संबंधित कथन है, उनको भी आप लोग देखिए। तो रॉस साहब ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है मिथ्या परिपक्वता का काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ चुका है। दूसरा है किलपेट्रिक साहब का बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। तीसरा है कॉल एवं ब्रूस का बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। देखिए कॉल एवं ब्रूस को जीवन का अनोखा काल कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आगे है बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था, ये फ्राइड साहब, सिगमंड फ्राइड का कथन है। और आगे देखिए बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि है, बर्क साहब का कथन है। आगे देखिए बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति सुसुप्त होती है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। और एक है अंतिम स्ट्रेंग का, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष तक में बालक सभी प्रकार का खेल खेलता है। अब इनके शिक्षा का स्वरूप देख लीजिए। तो शिक्षा का स्वरूप में पहला जिज्ञासा संतुष्टि। जिज्ञासा तो मतलब कि संतुष्ट होना ही जरूरी है, उसका जब तक उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करेंगे तो मेरा शिक्षा ही बेकार है। अब देखिए खेल विधि से शिक्षा, बालक को भी खेल विधि से शिक्षा देना चाहिए, समूह विधि से शिक्षा देनी चाहिए। पुनर्बलन आधारित शिक्षा, पुनर्बलन आधारित शिक्षा मतलब कि बालक को पुरस्कार और दंड के साथ भी शिक्षा मिलना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण शिक्षा मतलब आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाकर शिक्षा देनी चाहिए। रचनात्मक विधि से शिक्षा, रचनात्मक विधि से शिक्षा मतलब खुद करके, खुद निर्माण करके, खुद बना करके शिक्षा ग्रहण करना होता है। भ्रमण विधि से शिक्षा मतलब घूम के कहीं भ्रमण करके हम लोग को शिक्षा देना चाहिए, बालकों को शिक्षा देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा, बच्चों को समाज के बारे में, समाज से शिक्षा देनी चाहिए। और नैतिक शिक्षा मतलब कि जो नैतिक गुण, मॉरल एजुकेशन जो होता है उसकी भी शिक्षा देनी चाहिए। अब दोस्तों हमको लग रहा है कि मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आगे थोड़ा सा बच गया है केवल किशोरावस्था, उसको भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं क्योंकि और एक वीडियो तो छोटा बन जाएगा, तो इसी में मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी ख़त्म कर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं किशोरावस्था को। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द से बना, ये लैटिन भाषा के एडोसियर शब्द से बना जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसकी आयु सीमा 13 वर्ष से 18 वर्ष तक चलता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष। बहुत ही सिंपल भाषा में है दोस्तों। आगे देखें, इसका अन्य नाम या उपनाम पढ़ लीजिए। पहला है स्वर्णकाल, सुनहरी अवस्था। दूसरा है जीवन का सबसे कठिन काल। तीसरा है बसंत ऋतु। चौथा है तूफान एवं तनाव का काल। पांचवा है विशिष्टता की खोज का समय। छठा है अवास्तविकताओं का समय। सातवां उलझन की अवस्था। आठवां है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। नौवां है तीव्र विकास अवस्था। 10वां है कामुकता जागरण काल। 11वां है उथल पुथल का काल। 12वां अपराध प्रवृत्ति का नाजुक काल।
13वां है सामाजिक परिपक्वता का काल, इतना इसका उपनाम है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, इनकी विशेषता है, विशेषता भी पढ़ लेते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। स्थिरता एवं समायोजन का अभाव, जो किशोरावस्था में उसमें स्थिरता नहीं आ पाती है, समायोजन का उसमें अभाव होता है। आत्मसम्मान की भावना, किशोरावस्था पर आने पर बच्चों को आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है, आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है। चौथा है विचारों एवं संवेगों में परिपक्वता। पांचवा है नेतृत्व का विकास, नेतृत्व करना मतलब लीडरशिप दिखाना, वो किशोरावस्था में शुरू करता है, विकास हो जाता है उसका। छठा है दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। सातवां है समाज सेवा की भावना। आठवां है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। नौवां है रुचि एवं व्यवहार में भिन्नता। 10वां है वीर या नायक पूजा। 11वां है अमूर्त चिंतन करना। 12वां है कामुकता जागृत काल। 13वां है संवेगात्मक अस्थिरता और 14वां है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था मतलब समाज में वो जो कुछ कर रहा है उसको स्वीकृत या समाज द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, वो ऐसा उसकी विशेषता के अंतर्गत आती है। तो आप लोग ये सभी विशेषता जानते होंगे, उम्मीद है कि सब आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अब आके उनका कुछ कथन मनोवैज्ञानिकों के हैं, उनसे संबंधित उसको भी देख लीजिए। तो कथन है पहला, रॉस साहब का किशोरावस्था शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति। ये कथन मैंने शैशवा अवस्था में भी दिए थे, तो याद रखेंगे। रॉस साहब का कथन है। उसके बाद किलपैट्रिक साहब का कथन है, इसमें कोई मतभेद नहीं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किलपैट्रिक साहब का कथन है। तीसरा है वैलेंटाइन का किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। आगे है क्रो एवं क्रो का किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तित काल है। आगे है स्टैनली हॉल का किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव एवं आंधी तूफान की अवस्था, ये स्टैनली हॉल साहब ने कहे हैं। फिर आगे है कॉलसैनिक साहब का, कॉलसैनिक ने किशोरावस्था में किशोर प्रोड़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते, ये कॉलसैनिक ने कहा है। अब जर्सिल साहब का कथन देख लीजिए, बाल्यावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर अग्रसित होना किशोरावस्था है, ये जर्सिल साहब ने कहे हैं। अब आगे देखिए, बाल्यावस्था के अंत से प्रारंभ होता है और प्रौढ़ा अवस्था के मार्ग में समाप्त होता है किशोरावस्था, ये किसने कहे हैं? ये कहे हैं ब्लेयर जॉन सिम्पसन। अब अंतिम है शिक्षा का स्वरूप, इसको कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए? तो नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा इसको मिलना चाहिए, तार्किक शिक्षा पर बल देना चाहिए, समाज में उपयुक्त स्थान इसको मिलना चाहिए, काम प्रवृत्ति एवं सदुपयोग की शिक्षा मिलनी चाहिए, जिम्मेवारी इसको दिया जाना चाहिए, मित्रवत व्यवहार वाली इसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी रुचि अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप हम लोग समझ चुके और मेरी वीडियो भी यही ख़त्म होती है दोस्तों। मैंने 3 लेसन में मतलब कि CDP 22, 23 और 24 में अपना लेक्चर को अभिवृद्धि और विकास से संबंधित जो लेक्चर था उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे मैं 4 लेसन लूँगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए, जिसमें 50-50 का चैप्टर होगा। तो इसकी अगली कक्षा में मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा पढ़कर। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।